नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद हैं, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मेघालय और नागालैंड में शपथ ग्रहण समारोह आज। मेघालय में कोनराड संगमा फिर बनेंगे मुख्यमंत्री, वहीं नागालैंड में मुख्यमंत्री के रूप में नेफ्यू रियो संभालेंगे कमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के अवसर पैदा करने के लिए वित्तीय सेवाओं की दक्षता बढ़ाना विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को करेंगे संबोधित। वेबिनार के दौरान आयोजित 6 सत्रों में विकास के अवसर उत्सर्जित करने पर होगा विचार। हैदराबाद में जारी G20 फाइनेंस ट्रैक की अहम बैठक का आज दूसरा दिन। बैठक के पहले दिन वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी पर रहा जोर। जन औषधि दिवस के अवसर पर देश भर में कई केंद्रीय मंत्री जन औषधि केंद्र का करेंगे दौरा। इस बार की थीम है जन औषधि, सस्ती भी अच्छी भी। विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने दर्ज की लगातार दूसरी जीत। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 9 विकेट से हराया। दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स के बीच आज होगा मुकाबला। और देश भर में रंगों के त्योहार होली की धूम। होलिका दहन के लिए लोगों ने की खास तैयारियां, बाजारों में भी लगी रौनक। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। पूर्वोत्तर के 2 राज्यों नागालैंड और मेघालय में आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। मेघालय में कोनराड संगमा और नागालैंड में एनडीपीपी के नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गौरतलब है कि नागालैंड में एनडीपीपी और भाजपा गठबंधन ने इस बार के विधानसभा चुनाव में वापसी की है। एनडीपीपी भाजपा गठबंधन ने 60 विधानसभा क्षेत्रों में 37 सीटों पर प्रचंड बहुमत हासिल किया। एनडीपीपी भाजपा गठबंधन का नागालैंड में सरकार बनाने के लिए यह लगातार दूसरा कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। त्रिपुरा में 8 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकास के अवसर पैदा करने के लिए वित्तीय सेवाओं की दक्षता बढ़ाना विषय पर बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित करेंगे। केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार 12 वेबिनारों की श्रृंखला के माध्यम से विचार और सुझाव आमंत्रित कर रही है। वेबिनार में 6 सत्र होंगे, जिसमें GIFT अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में विकास के अवसर बढ़ाना, MSME के लिए निर्बाध क्रेडिट प्रवाह क्रेडिट गारंटी की सुविधा देना और खाता खोलने व डिजिटल भुगतान की सेवा को सुगम बनाने में सहायता जैसे विषय शामिल होंगे। शेष विषयों में केंद्रीय डेटा प्रोसेसिंग सेंटर के माध्यम से कारोबारी सुगमता को बढ़ाना और शेयरों और लाभांश की प्राप्ति, अमृतकाल की आवश्यकताओं के लिए अनुकूलन विनिमय और NFIR के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र की दक्षता बढ़ाना और प्रतिभूति बाजार में क्षमता निर्माण शामिल है। और हैदराबाद में जारी G20 फाइनेंस ट्रैक की अहम बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक के पहले दिन वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी पर जोर रहा। साथ ही वैश्विक आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने में GPFI की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाने और ग्लोबल फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए डिजिटल मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीबों को सस्ती, सुलभ और उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना के मद्देनजर हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। ये दिन पहली बार साल 2019 में मनाया गया था। इस बार भी देश में 5वां जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। गौरतलब है कि इसी क्रम में 1 मार्च से 7 मार्च तक पूरे देश में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जन औषधि दिवस के अवसर पर देश भर में कई केंद्रीय मंत्री विभिन्न जन औषधि केंद्रों का दौरा करेंगे। इस बार के थीम जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी रखा गया है। देश में मौजूद 9,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों पर वर्तमान समय में 50 से 90% तक दवाइयां सस्ती मिलती हैं। महज इतना ही नहीं, ये दवाएं गुणवत्ता के लिहाज से बेहतरीन और असरदार होती हैं। यही बड़ी वजह है कि हर दिन करीब 12 लाख लोग इन जन औषधि केंद्रों पर जाते हैं। केंद्र सरकार ने इस साल के आखिर तक देश भर में 10,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल देश भर में 9,000 से अधिक जन औषधि केंद्र मौजूद हैं, जहां करीब 1,800 दवाइयां और करीब 300 सर्जिकल उपकरण किफायती दरों पर मिलते हैं। देश के 764 में से 743 जिलों में जन औषधि केंद्र खुल गए हैं। यदि बीते वर्षों में जन औषधि केंद्रों पर दवाओं की बिक्री का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो यहां वित्त वर्ष 2021 से 22 में 893 करोड़ की दवाओं की बिक्री हुई है। इससे आम लोगों की जेब से 5,360 करोड़ रुपए की मोटी बचत हुई है। और देश भर में रंगों के त्योहार होली की धूम है। होलिका दहन के लिए लोगों ने खास तैयारियां की हैं। हालांकि कई जगहों पर कल ही होलिका दहन कर लिया गया। काशी में कई दिनों तक होली का त्योहार मनाया जाता है। बाजारों में भी रौनक लगी हुई है। लोग खूब खरीदारी भी कर रहे हैं। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। जल्द लौटते हैं। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहे हैं। आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ombudsman। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का। फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास के जरिए जानबूझकर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया है। ये आरोप सियोल और वॉशिंगटन द्वारा शुक्रवार को 13 से 23 मार्च तक 10 से अधिक दिनों के बड़े पैमाने के सैन्य अभ्यास की घोषणा के बाद लगाया गया है। उत्तर कोरिया कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और स्थिरता को भंग करने के सैन्य शत्रुतापूर्ण कृत्यों पर तत्काल रोक लगाने की मांग करता है। उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र से इस अभ्यास को रोकने का अनुरोध किया है। वहीं कोरियाई प्रायद्वीप के तट पर एक साथ प्रशिक्षण करने पर अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने कहा कि यह अभ्यास रक्षात्मक तरीके से किया गया है, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को बढ़ाना है। और विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए लगातार दूसरी जीत हासिल की। मुंबई ने सोमवार को खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 9 विकेट से हराया। ये आरसीबी की लगातार दूसरी हार है। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 18.4 ओवर में 155 रन बनाए थे। जवाब में मुंबई ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 14.2 ओवर में 1 विकेट खोकर 159 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मुंबई के लिए हीली मैथ्यूज ने नाबाद 77 रन बनाए, वहीं नेट शेवर ने नाबाद 55 रनों की पारी खेली। आरसीबी के लिए ऋचा घोष ने सबसे ज्यादा 28 रनों की पारी खेली थी। स्मृति मंधाना और श्रेयंका पाटिल ने 23 रनों का योगदान दिया। इस जीत के साथ मुंबई लीग में शीर्ष पर बनी हुई है। विमेंस प्रीमियर लीग में आज के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के सामने होंगी यूपी वॉरियर्स की टीम। यह मैच 2 ऑस्ट्रेलियाई कप्तानों के बीच भी होने वाला है। एक ओर होगी
मेग लेनिंग की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स, वहीं दूसरी ओर होगी एलिसा हेली की यूपी वॉरियर्स। दोनों ही टीमों ने अपना पिछला मुकाबला जीता है। ऐसे में दोनों की कोशिश इस मैच को जीतने की होगी। ये मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 60 रनों से मात दी थी। इस मैच में मेग लेनिंग और शेफाली का बल्ला जमकर बोला था। वहीं यूपी वॉरियर्स ने रविवार को खेले गए मैच में गुजरात जायंट्स के खिलाफ आखिरी गेंद पर रोमांचक जीत हासिल की थी। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।